दोस्तों नमस्कार। भूतपूर्व सैनिक जो लगातार 5-7 महीनों से धरने प्रदर्शन देते आ रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक के संगठन हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। 15-16 मांगे रखी हुई हैं सरकार के आगे, जो कि बहुत ज्यादा जायज मांगे हैं। उनमें से 3-4 मांगे ऐसी हैं जो बहुत ही ठोस मांगे हैं और सरकार को पूरी जरूर करनी चाहिए। उन 3-4 मांगों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और किस तरीके से जो निचले क्रम का सैनिक है या यूं कहने के जो कर्मचारी स्तर है उनके साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा है। उन 3-4 मांगों के बारे में जिक्र करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो 3-4 मांगे ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ठोस मांगे हैं और सरकार को पूरी करनी चाहिए, उनमें जो सबसे पहली मांग है वो है 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था, वो फिटमेंट फैक्टर में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। कर्मचारियों का जो पे फिक्स किया गया था वो 2.57 से था और अधिकारियों का जो पे फिक्स किया गया था वो 2.81 था। बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से जो पिछले 10 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है वो 1 से 11% के आसपास बढ़ी है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके मुकाबले में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो आय बढ़ी है, जो इनकम बढ़ी है, वो मात्र 42% बढ़ी है और उस 42% में भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ सरकार ने नहीं दिया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बयान तो आ गया कि पीरियोडिकली रिव्यू हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ होता है। हम भी मानते हैं कि पीरियोडिकली रिव्यू होता है, लेकिन क्या पूरा डियरनेस अलाउंस जितना रिव्यू किया गया है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिला है? तो इसका जवाब है जी नहीं दोस्तों, नहीं मिला है। क्योंकि 2020 से जो 3 किस्तों का एरियर अभी भी बकाया है 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, वो सरकार ने नहीं दिया है। तो ये बात झूठ साबित होती है कि सरकार पीरियोडिकली रिव्यू कर रही है लेकिन उसका पैसा अभी तक मिला नहीं है। दूसरी जो मांग है वो है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की। मिलिट्री सर्विस पे का इंट्रोडक्शन सेना में इसलिए हुआ था क्योंकि सैनिक कहीं ना कहीं हार्डशिप में काम करते हैं, एक तनाव जैसे माहौल में काम करते हैं और उनका जो काम करने का शैली है वो बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें हर समय तैयार रहना होता है कहीं भी जाने के लिए, किसी भी ऑपरेशन में डिप्लॉय होने के लिए। फिर चाहे वो पीस में पोस्टेड हो या फील्ड में पोस्टेड हो या हाई एलटी में पोस्टेड हो, कहीं भी पोस्टेड हो। अगर एड टू सिविल अथॉरिटी की बात की जाए, यानी देश के ऊपर सिविल की तरफ से कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई ऐसा दंगे फसाद हो गए, तो उसमें भी भारतीय सेना मदद करती है। आपने उदाहरण देखे होंगे, जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उसमें भारतीय सेना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे वीर जवानों ने किस तरीके से लोगों को बचाया था। उसी तरह से जब दंगे फसाद जैसी स्थिति आ जाती है और सिविल अथॉरिटी जब सेना से मदद मांगती है, उन हालातों में भी सेना बढ़ चढ़ कर देश के लिए काम करती है। तो विषम परिस्थितियों में जो सेना काम करती है उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि कर्मचारियों का जेसीओ का जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 5200 रखा गया है, जबकि वो हर परिस्थिति में हर कॉम्बैट तरीके से काम करते हैं। वहीं जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में पोस्टेड हैं वो काम करती हैं, उनको 10,000 के ऊपर दिया जा रहा है, मतलब डबल। और उनकी पोस्टिंग सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होती है, युद्ध जैसे हालात में फील्ड हॉस्पिटल्स में नहीं होती है, हाई एल्टीट्यूड में फील्ड हॉस्पिटल्स में नहीं होती है, कॉम्बैटेंट जैसी उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, और दूसरी बात वो कॉम्बैटेंट भी नहीं है। तो ऐसे में 10,000 के ऊपर मिलिट्री सर्विस पे देना कहां तक उचित है। और अधिकारी ज्यादातर अपने ऑफिस में रह करके काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो जो जवान हैं, जो जेसीओ हैं, वो ज्यादा तौर पे आपको मिलेंगे काम करते हुए। लेकिन जो मिलिट्री सर्विस पे में ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया था कि जवानों को, जेसीओ को 5200, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को 10,000 के ऊपर और अधिकारियों को 15,500। तो इस अंतर की वजह से भी बहुत बड़ा रोष है, ये भी बराबर होना चाहिए। तीसरी जो मांग है वो है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के। डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। कर्मचारियों की डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत कम है और अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन बहुत ज्यादा है, और दोनों का अगर वेरिएशन देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है और इतना बड़ा गैप है कि देश का जो पैसा है वो कुछ ही तबकों के पास चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 मांगे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और इसमें सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरीके से
देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का वो एक तबके के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल ने यानी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन की जो संख्या है या जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, जबकि जवानों की और जेसीओ की बहुत कम है। और ऐसे टाइम पे वो डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार बन जाते हैं जब वो रिटायरमेंट जाने वाले होते हैं। यानी कि बहुत से अधिकारियों का जब डाटा उन्होंने खंगाला तो उसमें यह निकला कि अधिकारी जब नियर बाई रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिसेबल हो जाते हैं और अपनी डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ उठाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, एक तो उनका पेंशन भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन भी बहुत ज्यादा है, तो लगभग जो वो पेमेंट ले रहे होते हैं उसी के बराबर उनकी पेंशन हो जाती है। लेकिन कर्मचारियों के लेवल में ऐसा नहीं है। तो ये जो 3-4 मांगे हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, ये 3 मांगे ऐसी हैं जो सरकार को बराबर करनी चाहिए और जरूर संज्ञान लेना चाहिए। वैसे तो और भी जो मांगे हैं वो सारी जायज मांगे हैं, लेकिन ये 3 मांगे बहुत ठोस मांग हैं और ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि कर्मचारियों के साथ कितना फाइनेंशियल इनजस्टिस किया जा रहा है और किस तरीके से देश का जो पैसा है बहुत ही कम लोगों के हिस्से में चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।